आपके प्रीवियस 10 से 12 साल के सवाल हैं, ठीक है। और हर बार मतलब 1-2 बार तो कोई सवाल 3-3 बार भी पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, पीडीएफ के नीचे ही पहले ऊपर मैंने सवाल लिए हैं और नीचे जवाब है उसका, ठीक है। तो देखिए, एक्सप्लेन द टर्म सोशलिज्म अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बोल रहा है सोशलिज्म जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका मतलब क्या है ये बताइए, ठीक है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोशलिज्म सिग्निफाइज ए कमिटमेंट टू अ वेलफेयर स्टेट, ठीक है, promoting social and economic equality and ensuring equality of opportunity, ठीक है। तो ये है सोशलिज्म। It's not about strict adherence to any particular economic system, but rather a framework where the state actively works to reduce disparities and improve the well-being of all citizens, ठीक है। तो disparities का मतलब क्या, कोई मतलब अमीर है तो बहुत ज्यादा अमीर हो रहा है, कोई गरीब है तो एकदम भूखे मर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये स्टेट की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। वो हर लेवल पे होना चाहिए, चाहे वो सोशल लेवल पर हो, इकोनॉमिक लेवल पर हो, हर लेवल पर जो है गवर्नमेंट क्या करेगा, वो प्रमोट करेगा इक्वलिटी को, ठीक है, और वेलफेयर ऑफ स्टेट के लिए काम करेगा। तो यही है सोशलिज्म। दूसरा है आपका व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया रेफर्स टू अ सिंगल सेट ऑफ लॉज governing personal matter like marriage, divorce, inheritance, and adoption for all citizens, regardless of their religion or community. Currently, different religious community in India follow their own personal laws based on their religious scripture and custom. The Uniform Civil Code aims to replace these diverse personal laws with a common set of civil laws that are applicable to everyone. ठीक है। तो देखिए, हमारे भारत में अभी क्रिमिनल यूनिफॉर्म कोड है, ठीक है। मतलब कोई भी अपराध करेगा, चाहे मर्डर कोई मुस्लिम करे, मर्डर कोई हिंदू करे, मर्डर कोई क्रिश्चियन करे, मर्डर मर्डर होगा और उसके लिए मर्डर के लिए पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। तो हमने इसमें जात धर्म कुछ देखा नहीं देखा। तो हमारे यहाँ क्रिमिनल के लिए तो सब यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है। कोई भी अपराध करेगा तो वो सबके लिए अपराध बराबर है। लेकिन सिविल जो कोड है हमारे यहाँ पर सबका अपना अपना है। कोई शादी 5 कर सकता है, कोई 1 कर सकता है, ठीक है। किसी को प्रॉपर्टी में आधा अधिकार मिलेगा, किसी को नहीं मिल रहा है, बराबर। तो सबके अपने अपने धर्म और रिचुअल्स के हिसाब से जो पर्सनल लॉज बना था वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी था, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आर्टिकल 44 डीपीएसपी में कवर किया गया है और वहां पे कहा गया है कि स्टेट जो है कोशिश करेगा कि अपने देश के अंदर, भारत के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, मतलब सबके लिए एक कानून हो सिविल सिचुएशन में। क्रिमिनल में तो सबके लिए सेम ही है, लेकिन सिविल में नहीं है। सिविल में आप देख लो, ये हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में जो लड़का है उसको भी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा और जो लड़की है उसको भी 50% इक्वली मिलेगा, ठीक है। ऐसा किसी और लॉ में नहीं है, मुस्लिम लॉ में नहीं है। हिंदू लॉ में आप शादी 1 ही कर सकते हैं, मोहम्मडन लॉ में 4 कर सकते हैं, ठीक है। डाइवोर्स लेने का हम लोगों का क्या है, कोर्ट में जाओ, प्रोसीजरल पूरा सिस्टम। मुस्लिम लॉ में तलाक 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 हो गया तलाक, ठीक है। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है। जब कोई हिंदू महिला अपने डाइवोर्स लेना चाहती है तो उसको सब कुछ रिचुअल्स के साथ उसका होता है। तो कोई महिला अगर मुस्लिम धर्म में जन्म ली तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको कोई भी एक झटके में तलाक बोल के खत्म कर दे, उसका तो राइट वायलेट हो गया, ठीक है। कोई अगर महिला, हर महिला चाहती है कि मेरा एक ही पति हो और उसके साथ में खुशी से जीऊं। अब किसी कोई पति 5 शादी करेगा तो उस महिला का भी राइट तो वायलेट होगा ना, ठीक है। कि भाई मेरा जो इच्छा था पति के साथ यहाँ घूमूं वहां घूमूं, अब उसका 5 पत्नी रहेगा तो वो कैसे कर पाएगा सब कुछ, तो उस महिला का तो अधिकार गया, करेक्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था शाह बानो का, ठीक है। शाह बानो वर्सेज ये कुछ उनके पति का कुछ नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो मेन केस का नाम है शाह बानो केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जरूरत अब है, ठीक है। उन्होंने कहा इसमें मसला यह हुआ था कि शाह बानो जो है एक मतलब शादी की थी, ठीक है। तो उसके पति जो है
वो क्या बोलते हैं उसको मेंटेनेंस नहीं दे रहा था, ठीक है। उसके पति का मानना था कि हमारे शरिया लॉ में मेंटेनेंस का कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। तो ये बोली कि जब क्रिमिनल लॉ सबका सेम है, ठीक है, तो क्रिमिनल लॉ में ही सीआरपीसी आता है। तो सीआरपीसी जब सबके लिए सेम है तो वो मेरे लिए भी सेम होगा। तो मेरे लिए सेम होगा तो सीआरपीसी में सेक्शन 125 बोलता है मेंटेनेंस के बारे में, तो फिर वो मुझे क्यों नहीं मिलना चाहिए? फिर उस टाइम पे सरिया क्यों आना चाहिए मतलब इनफोर्स में? तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नहीं, सीआरपीसी जो है वो सबके लिए है, क्योंकि वो क्रिमिनल लॉ में फॉलो होता है। तो क्रिमिनल लॉ तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब सबके ऊपर, तो फिर मुस्लिम के ऊपर क्यों नहीं लागू होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी केस से सीआरपीसी के सेक्शन 125 जो कि अब भी बीएनएस में सेक्शन 144 हो गया है, वो मेंटेनेंस महिलाओं को भी देने का अधिकार उस केस से दे दिया। और उसी में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया था कि उस यूनिफॉर्म सिविल कोड का अभी बहुत जरूरत है हमारे देश को, ठीक है। यही सब जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको देखते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज डबल जेओपार्डी। डबल जेओपार्डी का मतलब होता है कि किसी भी क्राइम को आपने किया और आपको उस अपराध के लिए सजा मिल गया, तो आपको उसी सजा के लिए, उसी अपराध के लिए आपको दोबारा से सजा नहीं मिलेगा। ये है आपका डबल जेओपार्डी, ठीक है। डबल जेओपार्डी इन अ लॉ इज अ लीगल प्रिंसिपल दैट प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम बीइंग ट्राइड और पनिश्ड मल्टीपल टाइम फॉर द सेम ऑफेंस, ठीक है। एक अपराध के लिए किसी भी अपराधी को एक ही बार सजा मिलेगा, उसी अपराध के लिए उसको दोबारा नहीं मिलेगा। यही है डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेओपार्डी, इसको बोला जाता है। It is a fundamental right that safeguard against arbitrary and excessive punishment by ensuring a person cannot be subjected to repeated trial for the same crime, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट टू रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ असेंबली आपको पता है कि राइट फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो आपको ये भी पता होगा कि हर फंडामेंटल राइट के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। जैसे हम मान के चले हमारा आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को भी कुछ बोल दें, ठीक है, हम किसी को गाली दे दें, हम किसी के बारे में गलत बोल दें, तो ये सब क्या है? ये सब रेस्ट्रिक्शन है। वो रेस्ट्रिक्शन है, इसीलिए डिफेमेशन का केस होता है, ठीक है। डिफेमेशन क्यों होता है? आप तो किसी के बारे में कुछ बोल ही रहे हो ना, और बोलना तो आपका अधिकार है, बराबर। लेकिन फिर भी आपको जो है डिफेमेशन का केस हो जाता है आपके ऊपर। क्यों होता है? क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के रेस्ट्रिक्शन हैं, आपको उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ बोलने का आजादी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोले, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि राइट रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ असेंबली। असेंबली का मतलब है कि कहीं पे भी आप असेंबल हो सकते हो, नारेबाजी कर सकते हो, लेकिन वो पीसफुली होना चाहिए, ठीक है। वहां पे आप कोई असेंबली कर रहे हो तो पता चला बहुत सारे लोग आए और वहां पे मारपीट करने के इरादे से आए थे, तो ऐसा असेंबली करने का आपको दिया जाएगा क्या फ्रीडम? नहीं दिया जाएगा। आपको असेंबली आपने किया और वहां पे देश विरोधी नारे लगाए, क्या ये असेंबली का फ्रीडम है? आपको नहीं है। आपको आपने असेंबली किया और आपने ऐसे ऐसे भड़काऊ बयान दिए, ऐसे ऐसे नारे लगाए जिससे कम्युनल वायलेंस हो गया, क्या इसका फ्रीडम देता है आपको? नहीं देता है। तो यही है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि टू रेस्ट्रिक्शन बताइए जिससे जो फ्रीडम ऑफ असेंबली के लिए दिए गए हैं, ठीक है। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड ऑन दिस राइट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, friendly relation with foreign nation, public order, decency and morality, contempt of court, defamation, incitement to an offense or the sovereignty and integrity of parliament, ठीक है। तो आप कहीं भी असेंबली कर सकते हो, आपको ये सब ख्याल रखना पड़ेगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपसे ना हो, ठीक है। कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, आप उसके खिलाफ असेंबली किए हो, बहुत सारे लोगों को बुला के नारेबाजी कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब रेस्ट्रिक्शन में। नेक्स्ट है आपका राइट टू इंपॉर्टेंट केसेस रिलेटिंग टू राइट टू एजुकेशन, ठीक है। राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड आपसे दो लैंडमार्क केस के बारे में पूछ रहा है। तो टू लैंडमार्क केसेस रिलेटेड टू द राइट टू एजुकेशन आर मोहिरी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है, 1992 में हुआ था। और दूसरा है उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, 1993 में हुआ था।
These cases significantly shaped the understanding of education as a fundamental right in India, influencing subsequent लीगल फ्रेमवर्क एंड पॉलिसी डिसीजन। ठीक है, तो आपको पता होगा ये जो राइट टू एजुकेशन है आपका 1992 वाला, इसी के बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ था, 86th अमेंडमेंट। ठीक है, और उसके बाद जो है राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया था। ठीक है, किसमें? आर्टिकल 21A में। ठीक है, उससे पहले हमारा राइट टू एजुकेशन का कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। वही उससे पहले हमारे प्रियम्बल में था, उसमें बोलता है ना इक्वालिटी, तो इक्वालिटी में तो सबके लिए हो गया, लेकिन हमारे पास स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं था। ठीक है, तो हमने उसको 1993 में या 2 में, कुछ ऐसा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है डेट, उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और राइट टू एजुकेशन को ऐड किया। ठीक है, इसीलिए आर्टिकल 21A बोला जाता है। ए का मतलब अमेंडेड चैप्टर। ठीक है, अभी ये दोनों केस के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग आंसर में भी पूछा जाता है कि राइट टू एजुकेशन से जुड़े एक लैंडमार्क केस के बारे में बताएं, एक्सप्लेन करें, इसीलिए मैंने लॉन्ग आंसर के तौर पर ही इसको डील किया है। देखिए, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1992 का केस है, राइट टू एजुकेशन के आधार पर है। ठीक है, इसमें इशू क्या था? द केस चैलेंज्ड द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग कैपिटेशन फीस, हायर एडमिशन फीस बोलते हैं उसको, बाय प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, आर्ग्यूइंग दैट इट वायलेट द राइट टू एजुकेशन। ठीक है, ये इशू गया था सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो हायर एडमिशन फीस लगाते हैं ये लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले, ये तो राइट टू एजुकेशन का वायलेशन है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, the Supreme Court ruled that charging capitation fees was unconstitutional as it violates the right to life and personal liberty and equal protection of the laws, all of which are guaranteed under the Constitution. ठीक है, अब इस केस का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है? द केस एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल दैट राइट टू एजुकेशन इज inextricably linked to the right to life and personal liberty, मेकिंग एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये इस केस का जो है, केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राइट टू एजुकेशन जो है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का ही पार्ट है। ठीक है, तो जैसे ही वो उसका पार्ट हो गया तो ये भी एक फंडामेंटल राइट हो जाता है। नेक्स्ट आपका उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 का केस है। इसमें इशू क्या था? दिस केस फर्दर क्लेरिफाइड द स्कोप ऑफ द राइट टू एजुकेशन, specifically regarding the right to free and compulsory education. ठीक है, decision, the Supreme Court affirmed that the right to education is a fundamental right following from Article 21 of the Constitution, which guarantees the right to life and personal liberty. It also stated that every child has the right to free and compulsory education up to age 14 years, but the state's obligation is subject to its इकोनॉमिक कैपेसिटी। ठीक है, तो ये भी उसमें दे दिया गया कि भाई स्टेट का ऑब्लिगेशन रहेगा, वो अपने इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से ये करेंगे। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? दिस जजमेंट solidified the concept of education as a fundamental right, paving way for the 86th constitutional amendment in 2002, which inserted Article 21 into Constitution, explicitly guaranteed the right to free and compulsory education for children aged 6 to 14 years. ठीक है, तो मैंने ऊपर में बताया था ये जो अमेंडमेंट हुआ था आपका 86, वो 2002 में हुआ था। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद ही आया था, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद भी, और एक कमेटी बैठा था, कुछ राजा रामपाल कुछ ऐसा था। ठीक है, वो जो कमेटी था उन्होंने भी रिकमेंड किया कि अभी जो बच्चों का हाल है उस समय पर जब 1992 से पहले बहुत दयनीय था, माँ बाप बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते थे, उनको खेती बाड़ी में बैल बकरी में लगा देते थे। ठीक है, तो वो जो कमेटी था उन्होंने रिकमेंड किया कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन होना चाहिए राइट टू एजुकेशन का। ठीक है, तो उस कमेटी के निर्देश और सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये सब मिलकर जो है पार्लियामेंट ने ध्यान में रखा और उसको 86 अमेंडमेंट करके राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया। ठीक है, उसमें यह प्रोविजन किया गया कि 6 साल से 14 साल तक के जो बच्चे होंगे
उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है गवर्नमेंट देगा। अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो उसमें भी 25% सीट जो है गरीब बच्चों के लिए रिजर्व रहेगा। ये पूरा प्रावधान बनाया गया। नेक्स्ट है आपका स्टेट क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अ पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहला क्वालिफिकेशन ये है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। एंड हैव वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, और उस नीचे में से कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो पहला है हैव बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एट लिस्ट 5 ईयर। किसी हाई कोर्ट में अगर वो 5 साल से जज हैं तो भी ये क्वालिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट में जाने का। दूसरा, हैव बीन अ एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट एट लीस्ट 10 ईयर। अगर किसी हाई कोर्ट में वो 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है एज अ वकील एडवोकेट, तो भी उसको जो है वो क्वालिफाई है सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए। ठीक है। और बी इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। ठीक है। कोई जूरिस्ट है, किसी पर्टिकुलर केस में बैठा था, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि नहीं ये सही है तो उनको भी बनाया जा सकता है। तो ये क्वालिफिकेशन है आपका सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। तो सबसे पहला तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और दूसरा कि वो अगर हाई कोर्ट में है तो 5 साल से जज होना चाहिए, अगर वो वकील है तो 10 साल से वकील होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टेट द ग्राउंड फॉर इम्पीचमेंट ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जज को निकालने के लिए क्या क्या ग्राउंड्स है। इम्पीचमेंट का मतलब होता है उनको वहां से हटा देना। ठीक है। देखिए, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड इम्पीचमेंट का हिंदी होता है महाभियोग। ठीक है। महाभियोग का मतलब उसको निकालना बेसिकली। Judge of the Supreme Court and High Court in India can be impeached or removed from office only on ground of proven misbehavior or incapacity। ठीक है। अगर उन्होंने किसी के साथ मिसबिहेवियर किया है और ये प्रूव हो जाता है तो ये ग्राउंड होता है उनको इम्पीच करने का। ठीक है। या अगर पता चलता है कि वो जो जज है वो इनकैपेबल है। ठीक है। वो मान के चलो अभी बाद में अनसाउंड माइंड हो गया, या उसको दिल का दौरा पड़ने लगा है, किसी भी तरीके से अगर वो इनकैपेबल हो जाता है तो उनको इम्पीच किया जा सकता है। ठीक है। तो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी जो है वो मेन ग्राउंड है इम्पीच करने का। इसके बाद दिस प्रोसेस इज आउटलाइंड इन आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 फॉर द सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 218 फॉर द हाई कोर्ट। ठीक है। तो ये जो इम्पीचमेंट का प्रोविजन है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए 124 में दिया हुआ है और हाई कोर्ट के लिए 218 में दिया हुआ है। ठीक है। The Constitution does not define these terms, but the Supreme Court has clarified the proven misbehavior can include willful conduct in office, misconduct in office, corruption, lack of integrity, or any offense involving moral turpitude. Incapacity refers to a medical condition, वो मैंने पहले ही बताया, including physical, mental, or that prevent the judge from performing their duties. ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि इनकैपेसिटी का मतलब या तो दिल का दौरा पड़ता हो, या इंसेन हो गया हो, ठीक है, या अनसाउंड माइंड हो गया हो। तो किसी भी फिजिकल और मेंटल रीजन से अगर वो इनकेपेबल है तो उनको जो है इम्पीच किया जा सकता है, और अगर उनका मिसकंडक्ट बिहेवियर अगर पाया जाता है तो वो जो है इम्पीचमेंट का ग्राउंड हो सकता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के लिए 124 में, हाई कोर्ट के लिए 218 में। नेक्स्ट है स्टेट द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन किस में है? आर्टिकल 19 में है। ठीक है। देखिए, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटीड बाय आर्टिकल 19(1)(a, ठीक है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एब्सोल्यूट एंड कैन बी रेस्ट्रिक्टेड अंडर आर्टिकल 19(2) for a specific reason related to national security, public order, and morality. These reasonable restrictions include grounds such as sovereignty and integrity of India, security of the state, friendly relation with foreign state, public order, contempt of court, defamation and incitement to an offense। ठीक है। अभी आपको हाल ही में पता होगा
कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो मीडिया थे उनको बैन कर दिया गया इंडिया में, ठीक है। तो वो क्या वो बोल सकता है क्या कि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया? नहीं। अभी हाल ही में 4 PM न्यूज है कोई, मुझे पता नहीं, मैंने न्यूज में सुना, उसको स्टेट गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, ठीक है, जबकि वो इंडिया का ही था। लेकिन उसके न्यूज आप देखोगे तो वो भारत सरकार के हमेशा खिलाफ, भारत सरकार के हमेशा खिलाफ, ठीक है। तो मोदी गवर्नमेंट ने उसको जो है सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट माना और इसीलिए उसको बैन कर दिया। हालांकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, आपको पता है इंडिया में कुछ भी होता है तो सुप्रीम कोर्ट में पहले जाता है मैटर, ठीक है। तो वो गया है सुप्रीम कोर्ट में, सुनवाई के लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया है, ठीक है। तो ऐसा तो इंडिया फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी ऐसा बोले जिससे हमारे जो फ्रेंडली कंट्री है, जैसे हमारा रशिया है, इजराइल है या ये अमेरिका है, वो सब क्या है, हमारे फ्रेंडली स्टेट है, हमारे हमसे कभी उसका झगड़ा दुश्मनी नहीं होता, ठीक है। तो अगर हम कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे उसको कुछ गलत लगे तो ये हमारे ये क्या बोलते हैं फॉरेन स्टेट के रिलेशन जो थे फ्रेंडली उसको वायलेट करेगा ना, तो ऐसा। स्टेट दी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये शॉर्ट नोट में भी पूछा गया है और आपसे लॉन्ग आंसर में भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको उसमें डिटेल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम उसमें आपको लॉन्ग आंसर में कैसे लिखोगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखो कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, उससे पहले ऐसा क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को लगा कि ये नहीं, ये तो फंडामेंटल राइट होना चाहिए, तो पहले ऐसा होता होगा ना, जो बोलने की आजादी नहीं होगी, बराबर, तब तो हमने ये डाला। तो फिर हमने डाला तो इसके बाद क्या हुआ, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, हमें क्या क्या रेस्ट्रिक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लगाया है, बराबर। तो आपको ये सारी चीजें अगर लिखोगे ना तो आपका 2-3 पेज आराम से भरेगा और मस्त नंबर भी मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपको अपने लैंग्वेज में आंसर देना है, बेयर एक्ट के लैंग्वेज में दोगे वो समझ जाएंगे कि आपने सीधा कॉपी किया है, ठीक है। तो आप वही बात रखो जो वो पूछ रहा है, लेकिन आप अपने लैंग्वेज में रखो। हाँ, तो हम कहा थे, हम थे रिस्ट्रिक्शन पे। तो देखिए, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटीड बाय आर्टिकल 19(1)(a of the Constitution is not absolute and can be restricted under Article 19(2)। 19(1) में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बताया है और 19(2) में रेस्ट्रिक्शन भी बताया है, ठीक है, कि कब कब आप कुछ भी बोलने का अधिकार खो दोगे, ठीक है। अभी मान के चलो इमरजेंसी लगा है तो आप इमरजेंसी के दरमियान कोई ऐसे भाषण नहीं दे सकते जिससे और भी लोग बाहर निकल के फिर असेंबली करने लगे और कुछ जो है ये दंगा राइट या अफरे हो जाए, ठीक है। तो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे उस समय पे। तो ऐसे ही तो कब कब हो जाएगा, तो देखिए 19(2) में बताया गया है, सबसे पहला है नेशनल सिक्योरिटी के लिए आप कोई भी ऐसा वक्तव्य या कोई भी ऐसा आप एक्सप्रेशन नहीं दोगे जिससे हमारे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो, ठीक है। जैसे मान के चलो हमारे देश के पास 120 मिसाइल हैं, ठीक है, और सारा मिसाइल अपलोडेड है और हम पाकिस्तान की तरफ घुमा के रखे, जैसे ही कुछ बोलेगा ठोक देंगे। तो ये बात हमारे बोलने के लिए नहीं है, ठीक है, ये हमें पता है, ये हमारा इंटीग्रल मैटर है। तो हम इस बात को फ्रीडम ऑफ स्पीच बोल के कहीं पे भी नहीं बोल सकते कि अरे हमारे इंडिया ने तो रेडी रखा है, जैसे ही वो कुछ करेगा हम पूरा घुमा देंगे। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में नेशनल सिक्योरिटी को इंपॉर्टेंस दिया गया है और आपको बाध्य किया गया है कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे या बोलेंगे जिससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी को डेंजर हो, ठीक है। दूसरा है पब्लिक ऑर्डर, आप कोई भी ऐसी बात नहीं बोलोगे जिससे पब्लिक ऑर्डर, पीस और लॉ जो है वायलेट हो, ठीक है। मैंने कुछ ऐसा बात बोल दिया जिससे चारों तरफ दंगा शुरू हो गया, ठीक है, हिंदू मुस्लिम लड़ने लगे, तो ये क्या है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में नहीं आएगा, ठीक है। फिर है आपका मोरालिटी, इसके बाद है आपका सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, फिर है आपका सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, जिस देश के साथ हमारा फ्रेंडली रिलेशन है आप उनके खिलाफ कोई भी ऐसे वर्ड नहीं बोलोगे जिससे उनको गलत लगे, ठीक है। हमारा रसिया के साथ अच्छा संबंध है तो हमारा कोई नेता ऐसा नहीं बोल सकता है कि रसिया बहुत गलत आदमी है, उसने दूसरे देश को ऐसा कर दिया, ये मक्कारा, मतलब कुछ भी ऐसे आप नहीं बोल सकते जिससे हमारा जो इंटरनेशनल लेवल का फ्रेंडशिप है उसको जो है खतरा हो, ठीक है। फिर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, जैसे मान के चलो मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का अधिकार है
तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, अभी मान के चलो वक्त पे मैं बोलता हूँ, जैसे अभी ये बोला था ना निशिकांत दुबे कि सुप्रीम कोर्ट जो है देश में गृह युद्ध करा रहा है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जो है खास करके सीजीआई का नाम लिया, वो संजीव खन्ना, वो तो और जो है देश में पूरा गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार है, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, आपने कोर्ट की अवमानना करी है, ठीक है। तो आपको पता होगा बहुत सारे एडवोकेट जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है प्रोसीडिंग भी चला रहा है उसके ऊपर, ऐसा। हालांकि आपको इसमें एक बात और ध्यान में रखना चाहिए, जब कोई एमपी हो, ठीक है, तो वो जब कोई बयान देता है तो उसको आम जनता के बयान से जोड़ा नहीं जाता, ठीक है। वो एमपी है, उसको जो लगा वो बोल सकता है, उसको भी कुछ, उसके भी तो अधिकार हैं, हमने उनको चुन के भेजा है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो भी हमारे जैसा सेम हो गया, ठीक है। तो जो एमपीज होते हैं, जो सीएम है, पीएम है, उनके भी कुछ प्रिविलेज मिले हुए होते हैं, ठीक है, तो ऐसा। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो लगेगा, उसके लिए परमिशन मांगा है, देखो क्या होता है, ठीक है। इसके बाद है डिफेमेशन। आप किसी को डिफेम करके बोलोगे कि हमारा फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। और फिर है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। आप किसी अपराध को उग्र या उसको उकसाने का काम करोगे अपने स्पीच और एक्सप्रेशन से, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये गलत है और ये रेस्ट्रिक्टेड है। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़, हाँ आगे बढ़ते हैं हम। स्टेट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज अंडर आर्टिकल 29 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माइनॉरिटी के राइट जो आर्टिकल 19 में है उसके बारे में बताइए। तो आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है। It guarantees the right of any section of citizens to conserve their distinct language, script and culture. Additionally, it prohibits discrimination in admission to educational institution based on religion, race, caste और language, ठीक है। आर्टिकल 29 बोलता है कि जो भी माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो लैंग्वेज के आधार पर हो या कास्ट के आधार पर हो या रिलीजन के आधार पर हो, ठीक है, उनको अपना कल्चरल और एजुकेशनल राइट है, ठीक है। अगर उनको कोई भी इंस्टीट्यूशन बनाना है तो वो बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो है हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने जैसे मान के चलो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें किसी हिंदू को एडमिशन नहीं दिया जाएगा, उसमें सबको दिया जाएगा। आपका डीटीएसएस कॉलेज जो है वो गुजराती माइनॉरिटी है, ठीक है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के आधार पर, तो ऐसा नहीं है कि उसमें भोजपुरी बोलने वाले का एडमिशन नहीं होता है, होता है। तो मतलब कहने का सार ये है कि आर्टिकल 29 जो है वो माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाता है और ये बोलता है कि वो चाहें तो वो जो है अपना ये बना सकते हैं क्या, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जैसे आप देखो मुस्लिम, हमारे देश में मुस्लिम जो है माइनॉरिटीज में, क्योंकि उनकी संख्या कम है, तो उनकी संख्या कम है तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए हैं। कौन सा? मदरसा, पता होगा आपको, बराबर। क्रिश्चियन का भी अपना वो धार्मिक एक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन आपने देखा है क्या हिंदू का कहीं पे है? हिंदू के लिए ऐसा कोई राइट नहीं है, ठीक है। ये राइट सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए दिया गया है कि वो अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। हिंदू का कोई भी ऐसा राइट नहीं दिया गया है कि वो अपना रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सके। नेक्स्ट है आपका स्टेट एनी टू फंडामेंटल ड्यूटी। दो फंडामेंटल ड्यूटी आपसे पूछ रहा है, आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटी जो है हमारे आर्टिकल 51A में दिया हुआ है, ठीक है। उसमें ए से लेके एच या एम तक जो है फंडामेंटल ड्यूटी दिया गया है, ठीक है। उसमें ये पहले बताया गया है कि आपको संविधान को का सम्मान करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे नेशनल फ्लैग का सम्मान करना पड़ेगा। कहीं नेशनल एंथम हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप सो रहे हो और वो नेशनल एंथम बज रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उनका सम्मान देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दिया है कि जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जिसने भी स्ट्रगल किया हमें आजादी दिलाने में, आप उनको जो है
वो करोगे, सम्मान करोगे, उनके बारे में सबको पता होना चाहिए, आने वाले भविष्य में जो भी बच्चे आएंगे उनको भी पता हो, ठीक है, कि ये जो है हमारे फ्रीडम फाइटर थे। इसके बाद इसी में नीचे ड्यूटी दिया गया है कि कोई भी माँ बाप जो है, पेरेंट है या गार्डियन है, वो अपने बच्चों को जो है पढ़ाएगा, अगर वो बच्चा 6 साल से 14 साल तक के बीच का है तो ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है आपका। इसके बाद जो है फंडामेंटल ड्यूटी आप पढ़ोगे तो उसमें दिया गया है कि किसी भी महिला के खिलाफ आप कोई भी डेरोगेटरी रिमार्क नहीं करोगे, ये आपकी ड्यूटी है, आपको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब ड्यूटी आपका है। नेक्स्ट है आपका द चैप्टर, आपसे 6 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको मैंने अभी 5-6 तो बता ही दिए ड्यूटी, तो इस सब के बारे में भी अगर आप विस्तार से लिखो तो आराम से 6 मार्क्स आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। फंडामेंटल ड्यूटी का मैंने अभी आपको बताया, ये क्या बोलते हैं, आर्टिकल 51A में है, ठीक है। तो ए का मतलब क्या था, ए का मतलब है कि वो अमेंड करके ऐड किया गया है, ठीक है। तो जैसे ही अमेंड करके ऐड किया गया है, इसका मतलब है कि वो पहले नहीं था। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें सिर्फ राइट्स थे, ड्यूटीज नहीं था, ठीक है। ड्यूटीज को हमने 1976 में 42nd अमेंडमेंट करके ऐड किया हमने, ठीक है। तो ये याद रखना हमेशा, जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये 1976 में जब 42nd अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया, ठीक है, जिसमें पार्ट 4A बना और उसी के अंदर आर्टिकल 51A बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टेट एनी 3 फ्रीडम गारंटीड बाय द आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 19 में आपके अधिकार दिए हैं, मैंने आपको बोला था, ठीक है। तो आपके अधिकार जो है आर्टिकल 19 में फ्रीडम से रिलेटेड है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूव, कहीं भी आपको जाना है तो आप जा सकते हो, फ्री टू असेंबल, ठीक है, फ्री टू ऑर्गेनाइज एसोसिएशन और यूनियन। तो ये सब आपका आर्टिकल 19 में है, मैं पढ़ देता हूं। Article 19 of the Constitution guarantees several freedom of its citizen, ठीक है। इट्स सिटीजन का मतलब है कि ये दूसरे नागरिकों को नहीं मिलेगा। ये भी याद रखना, अगर आपसे सवाल पूछा जाए 2 मार्क्स के लिए कि कौन से नागरिक को जो है हमारे आर्टिकल 19 का जो है फायदा नहीं मिलेगा, तो जो एलियन होंगे या जो फॉरेन कंट्री से आएंगे उनको हमारा आर्टिकल 19 का कोई भी प्रोविजन नहीं मिलेगा, ठीक है। 3 ऑफ देम आर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सबसे पहला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 पूछा था ना। दूसरा है फ्रीडम ऑफ असेंबली पीसफुली, ठीक है, मतलब फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली। और तीसरा है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, ठीक है। तो ये 3 जो है बेसिक राइट्स हैं जो कि आर्टिकल 19 में दिए गए हैं और ये हमारे सिटीजन्स के लिए है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द पर्पज ऑफ आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 का पर्पज क्या था लाने का, तो आर्टिकल 17 जब आप पढ़ोगे तो इसमें दिया है हुआ है अबोलिशन के बारे में, ठीक है, जो छुआछूत होता था ना, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। पहले आपको पता होगा मतलब एंशिएंट पीरियड में, जो एंशिएंट क्या अभी भी उत्तर भारत में होता है, आप यूपी बिहार में जाओगे तो आज भी जो ब्राह्मण और राजपूत हैं उनके घर में छोटे कास्ट के लोगों को एंट्री नहीं देते, वहां उनके बर्तन में पानी नहीं पीने देते, अभी भी चलता है, ठीक है। लेकिन वहां आपको पता है बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, वो चाहे वो लिटरेसी रेट में हो या डेवलपमेंट के रेट में, हर जगह से पिछड़ा है, तो वहां हो सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 17 जो है यही छुआछूत को खत्म करने के लिए बनाया गया था। आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एबोलिशिंग अनटचेबिलिटी एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। किसी भी फॉर्म में अगर ये प्रैक्टिस हो रहा है छुआछूत का तो उसको खत्म करना आर्टिकल 17 का मेन पर्पज था। दिस मीन्स इट outlawed discrimination and social stigma based on caste and made the practice of untouchability a criminal offense, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 17 जो है ये टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी को अबोलिश करता है, ठीक है, और बोलता है कि अगर कोई भी ऐसा प्रैक्टिस करता है
तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। नेक्स्ट है आपका स्टेट पॉलिसीज इन कनेक्शन विद द सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पार्ट 4 में आप लोगों को पता होगा कि डीपीएसपी है। डीपीएसपी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट नहीं है, इसीलिए वो क्या है, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है, ठीक है। अब इन्फोर्सिएबल बाय लॉ क्यों नहीं है, क्योंकि डीपीएसपी में जो भी प्रोविजन दिए गए हैं उसमें सीधा लिखा है स्टेट शैल इंडिवोर, ठीक है। स्टेट जो है वो कोशिश करेगा। अब क्या क्या है डीपीएसपी में, डीपीएसपी में आर्टिकल 39 बोलता है, आर्टिकल 39 का डी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। जो भी इंसान है जहां काम कर रहा है वहां पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इक्वल, अगर कोई सेल्समैन है और लड़की भी सेल्समैन है तो जो लड़के का सैलरी होगा वही लड़की का होगा। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो ये क्या है, ये सरकार बाध्य नहीं है कि ऐसा हो, सरकार कोशिश करेगा कि सबका जो है, लड़का लड़की अगर काम करती है तो उसका सैलरी सेम हो। अब कहीं पे सेम नहीं है तो क्या आप गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो जो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आर्टिकल 39 में दिया हुआ है और आर्टिकल 39 जो है डीपीएसपी में आता है, ठीक है। तो डीपीएसपी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। तो हाँ, कहाँ थे हम लोग, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो नोन एज डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, आउटलाइन स्टेट पॉलिसीज एम्ड एट प्रोमोटिंग सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट एंड एस्टैब्लिशिंग अ वेलफेयर स्टेट, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट और वेलफेयर स्टेट को बनाने के लिए स्टेट को जो भी नेसेसरी लगेगा स्टेट कर सकता है, ठीक है। अब जैसे उसमें ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ही नहीं है, स्टेट को ये भी बोला गया है कि कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट निकलेगा तो उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, ठीक है। ये भी डीपीएसपी का पार्ट है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करेगा कि हर फील्ड में जहां पे महिला काम कर रही है वहां पे पुरुष भी करे, जहां पे पुरुष कर रहा है वहां पे महिलाओं के लिए भी वैकेंसी निकाले। तो इक्वालिटी होना चाहिए। तो यही है आपका डीपीएसपी में, दिस प्रिंसिपल गाइड द गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड लॉ, ठीक है, बट दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सिएबल। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये जो डीपीएसपी है वो गवर्नमेंट को बोलता है कि भाई आप पब्लिक वेलफेयर के लिए कानून बनाइए, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कीजिए, ठीक है, लेकिन हम आपको बाध्य नहीं करेंगे कि आपको वो करना ही है। यूसीसी जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो भी डीपीएसपी में है, ठीक है। अगर वो फंडामेंटल राइट में होता तब तो कब का पारित हो गया होता पूरे देश में। क्योंकि वो डीपीएसपी में है तो स्टेट को छोड़ दिया है कि भाई आपको जब लगे वेलफेयर के लिए आप यूसीसी लागू कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी पार्लियामेंट के ऊपर चढ़ नहीं पाता है, ठीक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे केस में कहा कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कभी भी सामने से ये नहीं बोला कि अभी आपको यूसीसी बनाना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट के अंदर है ही नहीं, वो है डीपीएसपी के अंदर। और डीपीएसपी सीधा बोलता है कि भाई मैं लॉ के अंदर इन्फोर्सिबल हूं ही नहीं, ठीक है। मुझे जो काम दिया गया है मैं वो कोशिश करूंगा कि मैं वो करूं, ठीक है, लेकिन आप बाध्य नहीं कर सकते कि आप आज ही करो। तो यूसीसी भी जो है ना वो स्टेट की जिम्मेदारी है, तो जिस स्टेट को जब लगेगा तब वो इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कहाँ थे हम लोग, हाँ, state the educational rights of minority. Minorities in India have the right to establish and administer educational institution of their choice. मैंने बताया था आपको, एग्जाम्पल ले लीजिए मदरसा, वो माइनॉरिटीज को जो दिए गए राइट हैं उसी के आधार पर वो उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना है, ठीक है। आपने कहीं देखा है क्या कि कहीं कोई स्कूल है जहाँ पे सिर्फ गीता गीता पढ़ाई होता है, यहाँ जहाँ पे सिर्फ महाभारत पढ़ाई होता है, जहाँ पे सिर्फ हिंदुओं के बारे में पढ़ाया जाता हो? ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो अधिकार नहीं है। वो अधिकार सिर्फ माइनॉरिटीज को है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। इंडिया में क्यों कोई गुरुकुल नहीं है? इंडिया में क्यों कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पे सिर्फ हिंदुओं का पढ़ाई होता हो, भगवत गीता के बारे में पढ़ाई होता हो, महाभारत के बारे में पढ़ाई होता हो? कहीं है क्या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन?
नहीं है, क्योंकि हम लोग मेजोरिटी में हैं और मेजोरिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आप अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुद का चॉइस से बना पाओ। ठीक है, यही कारण है कि इनको जो माइनॉरिटीज को जो राइट दिए गए हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, तो अगर कोई भी बच्चा मदरसा से भी 10वीं पास करता है ना, तो वो चाहे तो एलएलबी कर सकता है। क्यों? क्योंकि 10वीं तो पास कर लिया उसने, फिर मदरसा के बाद वो किसी कॉलेज में 12वीं में एडमिशन ले, फिर वो एलएलबी कर ले। देखो, जबकि उसने पूरा 10वीं तक धर्म का ही पढ़ाई किया है, फिर भी वो एलएलबी कर सकता है। ये राइट किसने दिया है? ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। अंडर आर्टिकल 30 minorities in India have the right to establish and administer educational institution of their choice एज आउटलाइन इन आर्टिकल 30। ठीक है, तो ऐसा है। बाकी आपको इंस्टीट्यूशन बताओ जो हिंदू का हो और वहां पे श्रीमद् भगवत गीता पढ़ के भी उसने 10वीं कर लिया और वो एलएलबी कर लिया या सीए बन गया, है क्या ऐसा? कोई नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो मेजोरिटी राइट नहीं है। आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी के लिए राइट है, और उस समय पे वो जरूरी भी था, क्योंकि इनका जो है अपलिफ्टमेंट के लिए ये सब अधिकार देना कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को सही लगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेम 2 फीचर्स ऑफ डीपीएसपी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए आपको 2 फीचर बताना है। क्या क्या है? तो सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया कि ये जो है इन्फोर्सिएबल नहीं है डीपीएसपी। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं ना मुंह उठा के कि सर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया। अभी जैसे वक्फ एक्ट में गए हम लोग, अभी आपका ये जो था ना यार, अभी गए हैं यार, ये कोलिजियम सिस्टम जो है उसके खिलाफ भी लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि वो राइट वायलेट कर रहा है आम आदमी का। कोलिजियम क्या है? जिसका बाप जज है वही जज बनता है, जिसके चचा जज है वही भतीजे को रिकमेंड करता है और वही जज बन जाता है। अभी जो हमारे सीजेआई साहब हैं संजीव खन्ना, आप उनका देखना बायोग्राफी, उनके पापा भी जज थे। ठीक है, और उनके चचा भी सुप्रीम कोर्ट में जज थे, अब वो अभी फिर जज बने हैं। तो मतलब ये कोलिजियम का आप हिस्ट्री देख लो। इससे पहले कौन था सीजेआई? इसके पहले था डीवाई चंद्रचूड़, उसके पापा भी सुप्रीम कोर्ट में जज थे, वाई वी चंद्रचूड़। अब समझो, तो हम कोलिजियम को ही जो है मानते आ रहे हैं, और कोलिजियम क्या कर रहा है? जिसके चचा भतीजा सब हैं उसी को वो वापस से ले रहा है, तो इसीलिए उसको चैलेंज किया गया है। ठीक है, तो डीपीएसपी जो है वो चैलेंजेबल नहीं है, मतलब इन्फोर्सिएबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, आप नहीं जा सकते, पहली बात ये। और दूसरा इसका फीचर ये है कि ये जो है स्टेट को एक टारगेट देता है, एम देता है। ठीक है, कि आप जो है पब्लिक के लिए, उनके सोशल वेलफेयर के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए आप जो है जो भी प्रोविजन आपको लाना होगा आप वो ला सकते हो। ठीक है, तो ये 2 प्रोविजन है आपका डीपीएसपी का जो उसका फीचर है। नेक्स्ट है आपका स्टेट एनी 2 फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 में, उसका 2 फीचर पूछा जा रहा है आपसे। 2 मेन फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बहुत पुराना है, ठीक है, इससे नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। The 2 main features of the Government of India Act of 1935 were the introduction of provincial autonomy and establishment of federal court. ठीक है, the act abolished diarchy in provinces, giving them greater control over the internal affair. Additionally, it set up a federal court to address legal matters. ठीक है, तो ये पूछा नहीं जाएगा, ये मैंने लिखा था इसलिए पढ़ दिया। नेक्स्ट हम आते हैं, which 2 words were added to the preamble of constitution by 42nd constitutional amendment। ठीक है, ये बोल रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रियम्बल में कौन कौन से 2 वर्ड जोड़े गए। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड है सोशलिस्ट वर्ड और दूसरा है सेक्युलर वर्ड। ठीक है, इसको भी चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अभी मैटर जो है पेंडिंग है, अभी क्लियर नहीं हुआ है उसके ऊपर। ठीक है, इन्होंने कहा जो भी गए थे सुप्रीम कोर्ट, शायद अश्विनी उपाध्याय गए थे, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है, उनका मानना था कि ये जो अमेंडमेंट हुआ था, ये हुआ था 42nd अमेंडमेंट 1976 में। 1976 में इमरजेंसी लगा था, और इमरजेंसी के दरमियान इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इलीगली अमेंड किया,
जबकि कॉन्स्टिट्यूशन का जब अमेंडमेंट होता है तो दोनों सेशन में उसके लिए बहस होता है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा वक्फ एक्ट के लिए कैसे दोनों पार्लियामेंट में बहस हुआ था, लोकसभा में, राज्यसभा में, फिर बिल पारित हुआ, तब अमेंडमेंट हुआ, करेक्ट। तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का जब अमेंडमेंट हुआ तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन इंदिरा गांधी की शायद तब की सरकार थी, उन्होंने इमरजेंसी का फायदा उठाते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में बिना किसी बहस के अमेंडमेंट कर दिया, ठीक है, जिसमें अमेंड करके सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड ऐड कर दिया गया। तो जब उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में तो उनका यही मानना था, प्रॉपर प्रोसीजर के तहत कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड ही नहीं किए तो अमेंडमेंट वो गलत है, और जब अमेंडमेंट ही गलत है तो फिर वो वर्ड भी गलत है, तो वो जो वर्ड है वो गलत है तो उसको हटा दिया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी तक कुछ उस पर कुछ प्रतिक्रिया दिया नहीं है, अभी उसको लटका के रखा है मामला, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग थे विच टू वर्ड्स एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट। तो कौन कौन सा वर्ड ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट में? सोशलिस्ट वर्ड और सेक्युलर वर्ड ऐड किया गया था। अगर आपको 6 मार्क्स के लिए ये बात पूछे तो मैंने जो अभी स्टोरी बताया था, आप स्टोरी भर के लिख के आ जाना। जो एग्जामिनर रहेगा वो बोलेगा इतना इसको पूरा हिस्ट्री पता है, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। तो 6 मार्क्स के लिए तो आराम से आप भर के आ सकते हो ना, जो मैंने बताया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इन विच हिस्टोरिक केस द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से लैंडमार्क केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो प्रीएम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? ये हुआ एक सवाल। दूसरा सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन से सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट में कहा गया कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही नहीं, ठीक है। ये दो सवाल बन सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो प्रीएम्बल है, री बेरूबरी का केस था एक सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो हमारा प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। किस केस में कहा था? री बेरूबरी के केस में। जब बाद में ये अपना केशवानंदा भारती का केस आया 1973 में, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। तो मतलब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रीएम्बल जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, स्टेट एनी 2 मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। भारतीय नागरिकता लेने के लिए क्या क्या 2 मोड्स हैं? तो सबसे पहला है सिटीजनशिप बाय बर्थ, जिसने जन्म लिया 26 जनवरी 1950 के बाद वो भारतीय है, ठीक है, उसको सिटीजनशिप बाय बर्थ मिलेगा। दूसरा है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। दिस अलाउ फॉरेन नेशनल टू बिकम इंडियन सिटीजनशिप बाय मीटिंग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट सच एज सर्टेन पीरियड ऑफ रेसिडेंस इन इंडिया, हैविंग अ गुड कैरेक्टर एंड मीटिंग अदर कंडीशन आउटलाइंड इन दिस सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है। तो सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन का मतलब है, आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में शायद 12 साल या कुछ 7 साल ऐसा कुछ है, अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको भारतीय नागरिकता मिल जाता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। एक तीसरा फॉर्म भी होता है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एक है सिटीजनशिप बाय बर्थ, दूसरा है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, और तीसरा है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में कैसे होगा? जैसे मान के चलो मेरे माँ बाप इंडिया में जन्म हुए थे, ठीक है, लेकिन वो फॉरेन में चले गए, वहां पे फॉरेन में बसे वसे, अब मैं उनका बेटा हूं, मैं भी बहुत बड़ा हो गया हूं, अब चाहता हूं कि मैं इंडिया में रहूं, ठीक है। तो अगर मेरे माँ बाप भारत के बॉर्न होंगे तो मैं इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपना सिटीजनशिप ले सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे माँ बाप भारत के रहने वाले थे। तो ऐसा, तो 3 तरीके से आपको सिटीजनशिप मिल सकता है। तो ये लॉन्ग आंसर में भी पूछा जा सकता है आपसे कि सिटीजनशिप क्या है और उसके लेने के मेथड क्या क्या हैं, ठीक है। तो आपको विस्तार से लिखना है। सिटीजनशिप क्या होता है? किसी भी देश में रहने का, वोट करने का, खाने पीने का, एंजॉय करने का जो अधिकार होता है वो सिटीजनशिप राइट है, ठीक है। 3 तरीके से आपको सिटीजनशिप मिल सकता है, सिटीजनशिप बाय बर्थ, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन और सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है आपका, स्टेट द डेफिनेशन ऑफ लॉ गिवन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 में आप लोगों को पता है कि भाई फंडामेंटल राइट के बारे में पूरा प्रोविजन किया गया है, ठीक है।
In Part 3 of Indian Constitution, Article 13, Sub-Clause 3 defines law broadly. It includes any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom, usage. Essentially, it covers any instrument that has the force of law, including those made by the state authorities and those rooted in tradition. ये बोल रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में लॉ को डिफाइन किया गया है। ठीक है, वो लॉ का डेफिनेशन कहाँ पे है? तो लॉ को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 3 में, और वहां पे बोला गया है कि लॉ का मतलब वो सारी चीजें जो ऑर्डिनेंस होगा, ऑर्डर होगा, बाय लॉ होगा, रूल होगा, रेगुलेशन होगा, नोटिफिकेशन होगा, ये किसके द्वारा पारित होना चाहिए? पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, तो अगर पार्लियामेंट कोई ऑर्डिनेंस लेके आती है या कोई ऑर्डर पास करता है या प्रेसिडेंट के द्वारा कोई बायलॉज बनते हैं या रूल बनता है या नोटिफिकेशन होता है, तो उसका महत्व किसी लॉ के बराबर है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो यही पूछ रहा था आपसे। नेक्स्ट है आपका स्टेट द रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था रेस्ट्रिक्शन अगेंस्ट राइट टू असेंबल, फिर हमने पढ़ा था रेस्ट्रिक्शन अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अभी पूछ रहा है रेस्ट्रिक्शन अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो धार्मिक आजादी का जो अधिकार है उसके भी बहुत सारे जो है ऑब्जेक्शन है, रेस्ट्रिक्शन है। देखिए क्या क्या है। द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन थ्रू फंडामेंटल राइट इज नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है फंडामेंटल राइट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एब्सोल्यूट है। ठीक है, उसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। The state can also make laws regulating secular activities associated with religious practices, including economic, financial, political and such activities. ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आपका, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के जमीन पे कब्जा करके वहां पे मस्जिद बना दो, मंदिर बना दो। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी धर्म को गलत बताओ। ठीक है, तो ये सब आपका अधिकार बिल्कुल नहीं है। आपका अधिकार है आपके धर्म पर है, आप अपने धर्म को प्रोफेस करो। आप ये नहीं बोल सकते ना कि तुम्हारा ये भगवान गलत है या तुम्हारा ये गलत है, या आप ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि फ्रीडम ऑफ रिलीजन के रेस्ट्रिक्शन है। आपको अपने अधिकार को, अपने धर्म को फॉलो करने का अधिकार है, दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। और कोई ऐसे जजमेंट या ऐसे कोई एक्शन लेने से भी प्रोहिबिट करता है जो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी के खिलाफ है। ठीक है, नेक्स्ट है विच जजमेंट एस्टैब्लिश्ड दैट राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। मैंने ऊपर ही डिस्कस किया था दो केस लॉज, पहला था उन्नी कृष्णन का, ठीक है, और दूसरा था मोहिनी जैन का। इसी दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट माना था। ठीक है, और इसी केस के बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन में 86th अमेंडमेंट हुआ और राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया आर्टिकल 21A में, जिसमें यह कहा गया कि बच्चे को 6 साल से 14 साल तक का फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। What are the 3 provision of आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में जो है आर्टिकल 20 में कुछ प्रोविजन दिए गए हैं। ठीक है, मतलब किसी चीज के बारे में बताया गया होगा। ठीक है, तो वो क्या बात करता है, आपसे 3 बातें पूछ रहा है। सबसे पहला है आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स 3 की प्रोटेक्शन। सबसे पहला, इट प्रोहिबिट्स एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। ठीक है, पनिशमेंट फॉर एक्ट नॉट ऑफेंसेज एट द टाइम दे वर इन कमिटेड। ठीक है, तो आर्टिकल 21 का सब क्लॉज 1 बोलता है कि अगर कोई बंदा कोई अपराध करता है, ठीक है, और उस अपराध के लिए उस समय पर कोई लॉ नहीं था, तो आप उस बंदे को बाद में कोई लॉ बना के पनिशमेंट नहीं दे सकते हो। ठीक है, आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 1 ये बोलता है। दूसरा बोलता है आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 2 डबल जोपार्डी। डबल जोपार्डी का मतलब प्रोसिक्यूटिंग एंड पनिशिंग फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। कोई भी बंदा जब एक बार किसी अपराध के लिए सजा पा लेता है
तो आप उसी अपराध के लिए फिर से उसको सजा नहीं दे सकते। ठीक है, ये प्रिंसिपल कहलाता है डबल जोपार्डी। तो आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 2 जो है वो डबल जोपार्डी के बारे में ही बात करता है। तीसरा है पॉइंट आपका आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 3 में सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब कि कोई भी बंदा जो है अपराध किया है, आप उसको फोर्स नहीं करेंगे कि तू बता कि तूने ही वो अपराध किया। नो, किसी को भी खुद को गुनहगार साबित करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3 बोलता है। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 20 के 3 प्रोविजन। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी का मतलब यह है कि देखो, सबसे पहली बात, अभी आप लोगों ने वक्फ एक्ट देखा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, बराबर। सुप्रीम कोर्ट में वैसे अमेंडमेंट वक्फ एक्ट में बहुत सारे हुए हैं, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम भाई हमारे पास जो है 175 या कुछ 80 जो है मैटर आए हैं, अभी भी जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक लगा दिया, बोला मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आपका जो है हर एप्लीकेशन सुना जाए। हम मेन जो पार्टी हैं, बड़े बड़े पार्टी जिनके ऑब्जेक्शन बड़े बड़े हैं, वो 5 मैटर हम लेंगे। ठीक है, 5 हम लेंगे सपोर्ट में, 5 हम लेंगे अगेंस्ट में। ठीक है, और हम उस पर डिस्कस करेंगे। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जब आर्ग्यूमेंट हुआ था तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि यहाँ पे हमें हर अमेंडमेंट से प्रॉब्लम नहीं है, हर अमेंडमेंट सही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को 2 अमेंडमेंट पे ऑब्जेक्शन था। सबसे पहला था कि उसमें जो है गैर हिंदू को आपने पार्टी रखा है। ठीक है, उसमें जो बोर्ड बनेगा उसमें हिंदू को भी मेंबर रखा है। और दूसरा जो वो कोर्ट का ऑब्जेक्शन था दूसरा, वो था वक्फ बाय यूजर। वक्फ बाय यूजर का मतलब ये था कि कोई भी मुसलमान, ठीक है, या कोई भी जमीन जहां पे इस्लामी धर्म के हिसाब से काम हो रहा है तो वो ऑटोमेटिक वक्फ का हो गया। ठीक है, उसको जरूरत नहीं है कि वो बंदा उसको वक्फ करे, नहीं। अगर वहां पे पहले से कोई मदरसा चल रहा था, ठीक है, चाहे वो किसी के भी लैंड पर हो, वो वक्फ का हो गया। अगर कोई भी प्रॉपर्टी था जहां पे कब्रगाह था, ठीक है, और वो वक्फ का नहीं था, अगर वो कब्रगाह है तो वो वक्फ का हो गया। तो ये बाय यूजर मतलब जो भी इस्लाम का जो धर्म है वो प्रोफेस कर रहा होगा जिस लैंड पर, वो वक्फ का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी अमेंडमेंट आया है उसमें कहा गया है कि कोई भी वक्फ बाय यूजर अगर जमीन हुआ होगा, ठीक है, और अगर उनके पास उसका पेपर नहीं होगा, ठीक है, तो वो भारत सरकार उसे ले लेगा। तो अब मान के चलो कोई जमीन था जहाँ पे कब्रगाह था। अब कब्रगाह का कोई जमीन जो रहता है किसके पास उसका कागज रहता है? वो तो सरकारी जमीन पर ही बनता है ना। अब जैसे ही बन गया तो उस वक्फ ने कब्जा कर लिया। तो अब सरकार वही बोल रही है कि जो भी वक्फ बाय यूजर रहा होगा और जिसके पास भी कागज नहीं होगा उसको हम वापस ले लेंगे। ठीक है, तो इनका ये मानना था। और अभी वाले में इसमें अमेंड करके एक और चीज डाल दिया गया है कि वक्फ जो भी करेगा वो मुस्लिम होना चाहिए और कम से कम वो 5 साल तक मुस्लिम का धर्म का जो है प्रोफेशन करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू हूं और मुझे किसी ने झाड़ पे चढ़ाया और मैं कोई प्रॉपर्टी वक्फ को दे दूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और वक्फ बोर्ड मेरा जमीन ले भी नहीं सकता, क्योंकि उसमें क्लियर कर दिया है कि वक्फ जो है कोई भी, अरे वक्फ का मतलब क्या है? दान देना। आप दान किसको दे रहे हो? आप इस्लाम धर्म के लिए दान दे रहे हो ना, तो कोई हिंदू इस्लाम धर्म के लिए दान क्यों देगा? कोई मुस्लिम ही देगा ना। तो कोई मुस्लिम देगा तो कब देगा? जब वो मुस्लिम धर्म को प्रोफेस करता होगा। अब मैं हिंदू हूं और आज ही मैं तुरंत कन्वर्ट होकर तुरंत मैं अपना जमीन पूरा दे दिया, ऐसा कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अभी जो अमेंडमेंट आया है उसमें क्लियरली कर दिया गया है कि वक्फ बाय यूजर के केस में जो भी बंदा होगा जिसको भी वो अपना जमीन वक्फ करना होगा वो कम से कम 5 साल तक मुस्लिम होना चाहिए, तब वो वक्फ कर सकता है। ठीक है, तो अभी देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, अब अगर कोई हिंदू है उसको दान में देना होगा तो अब मैं ये सुप्रीम कोर्ट का सवाल नहीं है, सवाल मैं अपने मन से आपसे पूछ रहा हूं। अगर कोई भी हिंदू जमीन दे सकता है, ठीक है, उसमें ऐसा प्रोविजन है, अमेंडमेंट करके ये प्रोविजन बनाया गया था कि ये जो भी बंदा वक्फ करेगा वो मुस्लिम ही कर सकता है, हिंदू नहीं कर पाएगा। ठीक है, या हिंदू का जमीन क्यों लेगा वक्फ वाला? उसको क्या गरज है हिंदू का जमीन लेने का? ठीक है, तो वक्फ बाय यूजर में मोदी गवर्नमेंट ने अमेंड करके उसमें डाल दिया कि कोई मुस्लिम ही अब
वो कर सकता है, ठीक है वक्फ। तो इनका ये चैलेंज था सुप्रीम कोर्ट में कि कोई हिंदू अगर देना चाहे तो वो नहीं दे सकता है क्या, ठीक है। तो अगर कोई हिंदू देना चाहता है तो आप बोर्ड में हिंदू को क्यों नहीं रखना चाहते? अगर मैं हिंदू हूं, मैं अपना जमीन मान के चलो दे दिया, आप जमीन हिंदू से भी लेना चाहते हो, लेकिन वक्फ में मेंबर अगर बनाना है बोर्ड में तो आप हिंदू को मेंबर भी नहीं बनाना चाहते, ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर है, तो अभी यही दो सीन पर है, क्या पे? एक वक्फ बाय यूजर पे, और दूसरा हिंदू को जो है बोर्ड में शामिल करने पर, ठीक है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट को मैं एक प्रिजम्पशन बताता हूं, ये सेवरेबिलिटी के आधार पर। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये जो मुस्लिम के धर्म का जो वक्फ है उसमें गैर मुस्लिम को अगर डालते हैं तो उनका फंडामेंटल राइट वायलेट होगा, ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट को लगता है इन केस, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? उस पर्टिकुलर प्रोविजन को जिसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि कोई भी बोर्ड का मेंबर जो है, मान के चलो क्लॉज सेक्शन 4 है, ठीक है, और 4 में क्लॉज 3 में लिखा है कि भाई इसमें जो बोर्ड का मेंबर होगा वो दो जो है नॉन मुस्लिम होगा, ठीक है, और कोर्ट को लगता है कि ये नॉन मुस्लिम वाला जो प्रिंसिपल है वो उनके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उस पर्टिकुलर क्लॉज को जो सेक्शन 4 के सब सेक्शन 3 में है उसको जो है स्टक डाउन कर देगा, ठीक है, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट से वायलेट हो रहा है। पूरा लॉ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने वो किया क्या? स्टक डाउन नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी आता है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी बोलता है कि कोई भी पार्लियामेंट का लॉ है और उसमें कोई भी ऐसा प्रोविजन है, ठीक है, जो किसी के फंडामेंटल राइट से वायलेट हो रहा है, तो आप पूरा लॉ स्टक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। आप उसमें से जो पर्टिकुलर सेक्शन है जो इनवैलिड है, जो आपको लगता है कि ये जो है फंडामेंटल राइट से डिस्टिंक्ट है, ठीक है, कर्टेल कर सकता है, आप उसको हटा दो, सीवियर कर दो। सीवियर का मतलब होता है पृथककरण करना, अलग करना, ठीक है। तो आपका पूरा का पूरा लॉ भी रह गया और जो गलत पार्ट था हमने उसको हटा भी दिया। तो ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। समझ में आया ये? हेलो। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी मैंने इतना अच्छा बताया वक्फ का वो लेके, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 25 से 28 में क्या दिया हुआ है कि माइनॉरिटी जो है अपना इंस्टीट्यूशन रिलीजियस आधार पर बना सकता है, ठीक है, उसको प्रोफेस कर सकता है। तो आर्टिकल 25 और 28 को जब आप बारीकी से पढ़ोगे ना तो उसमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं। तो उन्हीं अधिकारों का हवाला देके ये वक्फ में गए हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट में। और सही बात है, ये मैं मानता। क्या हुआ? कहाँ पे? नहीं तो अभी ये गया है ना, अभी अभी देखो। हाँ नहीं नहीं, बहुत वाइड है। और जब देखो हम लोग अभी पढ़ने एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो इसीलिए हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं तो हर आर्टिकल का जो है एक बुक लिखा जा सकता है, इतना वाइड है, हम लोग डीप में पढ़ते नहीं है। नहीं नहीं नहीं। ठीक है। अभी देखो, अभी अभी अब अभी देखिए वो जो कन्वर्जन लॉ बना था यूपी में, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। उसमें ये मानना है कि अगर किसी को, मान के चलो मैं हिंदू, ठीक है, और मुझे लगता है कि क्रिश्चियन धर्म में यार बहुत अच्छा है, वहां पे ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाओ मस्त चर्च में घूम के आ जाओ, पूजा पाठ करके आ जाओ, ठीक है, और मेरा मन है कि मैं क्रिश्चियन बन जाऊं, ठीक है। तो अगर मुझे बनना है तो एंटी कन्वर्जन लॉ में ये कहा गया है कि आपको जो है वहां का जो भी डीएम या डीएसपी होगा उसको पहले बताना होगा कि मुझे इस धर्म में कन्वर्ट होना है और परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये उन लोगों का मानना है कि अगर किसी को धर्म, कोई भी धर्म प्रोफेस करना है तो वो आपसे क्यों पूछेगा भाई?
वो तो सीधा कन्वर्ट होना चाहेगा, वो कर लेगा। तो यही प्रोविजन है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट में देखना अभी अगले सप्ताह शायद उसका हियरिंग होगा। तो सुप्रीम कोर्ट उसमें मेरे हिसाब से इस बात का ऑब्जेक्शन लेगा कि अगर कोई भी हाँ, ये कोई भी जो बंदा है अगर किसी को कन्वर्ट होना है तो वो डीएम से क्यों पूछेगा। ये मेरा भी मानना है कि क्यों पूछे। देखो, फोर्सफुल कन्वर्जन गलत है, ये सबको पता है, ये वो भी जानता है जो दूसरे को कन्वर्ट कराएगा, और ये सुप्रीम कोर्ट भी मानता है, क्योंकि आप किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन किसी को स्वेच्छा से करना है तो फिर वो डीएम को क्यों पूछेगा भाई। मुझे मन है मैं चेंज हो जाऊं किसी और धर्म में, तो मैं हो जाऊंगा, तो मैं आपसे पूछूंगा, इसका मतलब है कि मेरा वायलेट कर रहे हो राइट, बराबर। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में गया है, और मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट जो है ना उस सेक्शन को स्टक डाउन कर देगा। ये कौन सा ये डॉक्ट्रिन लगा के, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ठीक है, कि भाई आपका ये जो सेक्शन है या ये जो पैरा है ये इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से, इसीलिए हम पूरे लॉ को तो नहीं लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्शन को जो है हम इनवैलिड डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। नेक्स्ट, देखो ये क्या है डॉक्ट्रिन, अभी नीचे है ना, व्हाट इज क्यूरेटिव पिटीशन, ठीक है, अभी मैं पढ़ूंगा। देखिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, व्हाट इज क्यूरेटिव पिटीशन। ए क्यूरेटिव पिटीशन इज अ लीगल रेमेडी इन द लीगल सिस्टम अवेलेबल आफ्टर अ रिव्यू पिटीशन इज डिसमिस्ड and is used as a last resort to address potential injustice or errors in the Supreme Court judgment. It's a mechanism to prevent miscarriage of justice and deter abuse of the legal process, ठीक है। तो जब आपका सुप्रीम कोर्ट में जब आपने रिव्यू करा लिया, कोई भी मैटर था उसका जजमेंट आया था, ठीक है, आपने उस जजमेंट को जो है रिव्यू में डाला कि सर ये जजमेंट जो है वो गलत है, तो आप उसको जो है रिव्यू करें। रिव्यू का मतलब होता है पुनः विचार करना। कोई भी कोर्ट में जब कोई मैटर होता है और उसका जजमेंट आता है तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उसको जो है अपील कर लो या रिव्यू में चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तीन चीजें समझने की जरूरत है, एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। एक सेकंड है, ये तीन पॉइंटर्स आपको याद होंगे तो आप, हाँ देखिए चार चीजें हैं एक्चुअली, ठीक है। सबसे पहला है रिव्यू, दूसरा है रिवीजन, तीसरा है रिफरेंस, ठीक है। रिव्यू, रिवीजन, रेफरेंस, और चौथा है अपील, ठीक है। ये चार चीजें हैं, जब कोई भी कोर्ट ऑर्डर पास करता है तो आपके पास ये चार ऑप्शन है, ठीक है। सबसे पहला रिव्यू करवा लो। रिव्यू का मतलब आप उसी कोर्ट में बोलिए जिस कोर्ट ने आपका जजमेंट दिया है कि सर हमें इस जजमेंट में कहीं एरर लग रहा है, ठीक है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने ही जजमेंट को वापस से मतलब रिव्यू करें, देखें कि आपका कहीं गलती तो नहीं हुआ है, तो आप रिव्यू एप्लीकेशन डालो, ठीक है। रिवीजन का मतलब होता है कि आपका जो भी मैटर है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये मैटर जो है अपीलिएबल नहीं है, ठीक है। अपीलिएबल का मतलब कि कोई भी मैटर पर हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, जब आप सीपीसी पढ़ोगे या बीएनएसएस तो उसमें कुछ ऐसे प्रोविजन है जहां पे आप अपील में नहीं जा सकते, ठीक है। अपील में कैसे नहीं जा सकते, जैसे मान के चलो कोई भी हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, ठीक है, जिसमें हाई कोर्ट ने आपका जो है वो पूरा वो देख लिया, क्या बोलते हैं, आपका तर्क, ठीक है, सामने वाले का तर्क देख लिया, और ऐसा पर्टिकुलर सीन था जिसमें अपील का कोई प्रोविजन नहीं है सीपीसी में, ठीक है। तो अब आप अपील में नहीं जा सकते, तो अपील में नहीं जा सकते तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि ऊपर कैसे जाओगे, तो वहां पे आप रिवीजन में जाते हैं, ठीक है। आप उसी से ऊपर के कोर्ट में बोलते हो कि सर ये जजमेंट जो है यहाँ पे ये एरर हुआ है, तो आप इसको जो है रिकन्फर्म करें, चेक करें कि यहाँ पे कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। तो वो होता है रिवीजन। रिवीजन वहां होता है जहां पे अपील में नहीं जा सकते, ठीक है। तीसरा है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब है कोई लोअर कोर्ट कोई ऑर्डर पास करने वाला है, ठीक है,
उनको लगता है कि यार यहाँ पे तो मुझे कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, मुझे यहाँ पे ना मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या जवाब दूं या क्या ऑर्डर पास करूं। तो ये जो है ऊपर के कोर्ट से रेफरेंस लेते हैं कि सर मैं यहाँ पे थोड़ा अटक गया हूं, तो आप थोड़ा मुझे मार्गदर्शन करें। ठीक है, तो उसको बोला जाता है रेफरेंस। चौथा है आपका अपील। अपील का मतलब है कि उस पर्टिकुलर कोर्ट के किसी जजमेंट को आपने सीधा ऊपर के कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। ठीक है, तो वो होता है अपील। तो ये चार चीजें समझ में आया, रिव्यू, रिवीजन, रेफरेंस और अपील। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारा अगला टॉपिक था व्हाट इज क्यूरेटिव पेटिशन। तो क्यूरेटिव पेटिशन वही है, ठीक है, कि जब आपका जो है रिव्यू पेटिशन आपने कोर्ट में डाला कि सर आपने जो जजमेंट दिया था ना उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, ठीक है, तो आप जो है उस ऑर्डर को रिव्यू करें। तो हर बार कोर्ट आपके लिए बैठा तो है नहीं कि आपके हर बात को मान ले और हर बार रिव्यू कर दे। ठीक है, कई बार वो डिसमिस कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं डिसमिस करेगा ना तो आपको जो है न्याय नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तब आपके पास एक ऑप्शन बचता है क्यूरेटिव पिटीशन का। ठीक है, ये लास्ट लीगल रेमेडी है, जो आपके पास सब कुछ खत्म हो गया है। ठीक है, तब आप जो है क्यूरेटिव पिटीशन डालिए और तब आपको कोर्ट जो है उस बात से उस पर्टिकुलर मैटर का कोर्ट जो है संज्ञान लेगा। ठीक है, तो वो होता है क्यूरेटिव। क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डालते हैं मैडम। हाँ, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का मतलब है द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर इन लीगल कॉन्टेक्स्ट पर्टिकुलरली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स दैट द प्रेसिडेंट और गवर्नर as the case may be has the power to terminate the service of a civil servant at any time without needing to assign a reason। ठीक है, तो ये बोला जाता है इसको डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। ठीक है, मतलब कोई भी ये क्या बोलते हैं हमारा प्रेसिडेंट है या गवर्नर है, ठीक है, तो आपको पता होगा स्टेट का जो सुपीरियर होता है वो गवर्नर होता है, हमारे यूनियन का जो सुपीरियर है वो प्रेसिडेंट है। ठीक है, अगर उनको किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कोई एम्प्लॉई है या सिविल सर्वेंट है, अगर उनको हटाना है तो वो बिना किसी रीजन के भी उसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये उनके पास पावर है, प्रिविलेज है, तो इसी प्रिविलेज को बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। ठीक है, वो उनको जरूरी नहीं है कि वो किसी को रीजन बताए कि उसको क्यों हटाया गया। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि उसको निकाल दो तो निकाल दो, फिर उससे आप रीजन नहीं पूछ सकते। ठीक है, तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। नेक्स्ट है व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स ये है, देखो ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है ना वो सेम टू सेम डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जैसा ही है, लेकिन सेवरेबिलिटी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उसके बाद वो इन्फोर्स होता है। ठीक है, लेकिन हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले के जो लॉज हैं, ठीक है, उसके लिए है। अब मान के चलो हमारा संविधान जो है लागू हुआ था 1950 में। ठीक है, उससे पहले भी तो लॉज बने थे, हमारा आईपीसी 1860 का था, हमारा बीएनएस ये हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है, 1872 का, बराबर। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत पहले का है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स से तब लागू होता है जब कोई सिचुएशन है या जब कोई लॉज इंटरप्रेट किया जाता है और वो लॉ हमारे संविधान लागू होने से पहले का हो। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में अभी कोई ऐसे जो है अमेंडमेंट किए गए या अभी जो है मान के चलो एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ। हमारा जो आईपीसी था वो 1860 में था बना हुआ। ठीक है, 1860 में बना, उसमें दिया हुआ था कि कोई भी जो है पत्नी वाइफ किसी मतलब मर्द से शादी कर लेती है और वो वाइफ किसी तीसरे शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर करती है तो इसको माना जाएगा एडल्ट्री। ठीक है, और उस एडल्ट्री के चार्ज में जो उसका रियल पति होगा वो उस पति पर केस कर देगा जो जिसने उसकी वाइफ के साथ अफेयर किया है। ठीक है, फिर इसकी वाइफ नहीं जेल जाएगी, वो पति जेल जाएगा जिसने इसकी वाइफ के साथ अफेयर किया है। ठीक है, तो ये कितना गलत है। अरे भाई तुम्हारी वाइफ किसी और के साथ अफेयर कर रही है तो तुम अपनी वाइफ को संभालो, तुम अपने वाइफ को डाइवोर्स दे दो चाहिए तो, तुम उस मर्द को क्यों जेल भेजना चाहते हो जिसने तुम्हारी वाइफ के साथ अफेयर किया। ठीक है, तो ये जो डॉक्ट्रिन ये जो एडल्ट्री है
वो हमारे आईपीसी में कब आया था? 1860 में, ठीक है। 1860 में आया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया 1950 में। तो अभी जो हमारा सिचुएशन है, क्या आप ये मानोगे कि एडल्ट्री रहे? नहीं हो सकता ना। पहले का सिचुएशन रहा होगा ऐसा, जब लगे कि एडल्ट्री गलत है। अभी तो गलत नहीं, अभी हर तीसरी औरत जो है किसी न किसी मर्द के साथ अफेयर में है। ये फैक्ट है, मतलब मैंने ऑब्जर्व किया है। अभी आप कोर्ट वगैरह जाओगे, मैं डाइवोर्स वगैरह का देखता हूँ, तो हर दिन जो है कम से कम 150-200 मैटर सिर्फ डाइवोर्स लेने के लिए रहता है। कहाँ से आते हैं ये लोग? हमारे ही समाज के हैं, बराबर। तो क्यों डाइवोर्स होता है? पति बहुत प्यार करता है इसीलिए डाइवोर्स लेते हैं क्या? कोई कहीं ना कहीं गलतियां हैं दोनों में, कहीं ना कहीं उनका अफेयर कहीं चल रहा है। रीजन बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन रीजन ये भी है कि वो उनका इधर उधर में बहुत मन लगता है, ये हो जाता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स से ये बोलता है कि कोई भी लॉ जो संविधान लागू होने से पहले बना था, लेकिन आज के दरमियान वो लॉ जो है कंसिस्टेंट नहीं है, हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं। जैसे अभी आप, कोई महिला बोल सकती है ना, या कोई मर्द बोल सकता है ना कि अडल्ट्री तुम्हारी वाइफ ने किया है तो तुम अपनी वाइफ को जेल भेजो, मुझे क्यों भेजोगे? ये तो मेरा राइट वायलेट हो रहा है, बराबर। लेकिन पहले तो अडल्ट्री था, पनिशमेंट होते थे, लेकिन अभी नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लगा के आपका ये जो आर्टिकल 497, ये सेक्शन 497 था आईपीसी का, जिसमें एडल्ट्री का प्रोविजन था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टक डाउन कर दिया। कौन सा लगाया था उन्होंने डॉक्ट्रिन? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। क्यों लगाया था? क्योंकि वो लॉ जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले का था, ठीक है, और वो आज के लॉ से कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हम जो किसी वो उस जमाने के किसी एक्ट को इस जमाने के किसी एक्ट से अगर कोई कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तो हम उस पार्ट को हटा देंगे, ठीक है, एक्लिप्स कर देंगे, उड़ा देंगे वहां से। तो ये किस परिस्थिति में होगा? जब वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले का होगा, ठीक है, बस ये याद रखना। सेवरेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के बाद लागू होता है, और एक्लिप्स से कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले वाले लॉ पे लागू होता है, ठीक है। लेकिन दोनों फंडामेंटल राइट को ही वायलेट करते हैं, और दोनों को ही सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर्टिकुलर सेक्शन को ही स्टक डाउन कर देता है। समझ में आया सेवरेबिलिटी और एक्लिप्स में अंतर?